Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we have experiment about modulus of rigidity. ये एक्सपेरिमेंट जो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का है. इसमें हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करेंगे. अगर आपके पास कोई भी स्पेसिमन है जिसकी आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक्सपेरिमेंट यूज़ होता है. यहाँ पे हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो है रबर ब्लॉक को यूज़ करते हुए हम उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टेंसाइल क्या होती है, कंप्रेशन क्या होती है और शेयर क्या होती है. टेंसाइल ये आप देख सकते हैं. सपोज करें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. अगर हम इस पर दो फोर्सेस लगाए अपोजिट डायरेक्शन में तो इसकी ये जो लेंथ है इसमें एलांगेशन आएगी और इसका ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक इसमें डिक्रीज आएगा. लेंथ में इंक्रीज आएगी और डायमीटर में डिक्रीज आएगा. तो इस तरह के लोड को या इस तरह के लोड की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे मटेरियल में उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं. और अगर इसी फोर्सेस को हम अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रख दें यानी उसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में है और ये F1 का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है. तो इस केस में क्या होगा, जब हम मटेरियल पर इस तरह के लोड लगाते हैं तो मटेरियल का लेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगा और उसकी जो थिकनेस होगी वो इंक्रीज़ होगी. इस केस में जो हम लोड लगाते हैं उसको कंप्रेशन लोड कहते हैं. जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे उनको कंप्रेशन स्ट्रेस कहते हैं और जो स्ट्रेन पैदा होंगी इस मटेरियल में उस स्ट्रेस की वजह से तो उन्हें कंप्रेशन स्ट्रेन कहते हैं. अब यहाँ पे देख लें शेयर पोर्शन को. ये जो शेयर स्ट्रेस है, जब हम किसी मटेरियल पर दो फोर्सेस लगाएं सेम कंप्रेशन की तरह, F1 का डायरेक्शन जो है वो भी इस एक्सिस में है और F2 का जो डायरेक्शन है वो भी इस एक्सिस में है. लेकिन आप देख लें कि पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं है. जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो चेंज है. कंप्रेशन में क्या होता है कि जो दोनों फोर्सेस के पॉइंट ऑफ एक्शन है वो एक ही लाइन में आते हैं, जबकि शेयर लोड में जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो एक लाइन में नहीं आते. इसमें रिजल्ट में क्या होगा कि जब हम इस तरह का लोड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल बीच में से ही ब्रेक हो जाता है और फेल्यूर आती है. तो वो लोड जिसकी वजह से मटेरियल में फेल्यूर या ब्रेक आएगी तो उसको शेयर लोड कहते हैं. और इस लोड की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी मटेरियल में उसे शेयर स्ट्रेस कहते हैं और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसे शेयर स्ट्रेन कहते हैं. अब आते हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के हवाले से है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के दरमियान रेशो होती है. इट इज़ द रेशो बिटवीन द शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन. शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शेयर स्ट्रेन के. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन कि अगर हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो शेयर स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ेगी. अगर हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को कम करेंगे तो शेयर स्ट्रेन की वैल्यू भी कम होगी. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से हम इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे जिसको हम जी, यहाँ पे जी हम यूज़ करेंगे और यही जी जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाती है. देखिए प्रोपोर्शनलिटी में तो हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम एक फिज़िकल क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती है. लेकिन ये हमें नहीं पता कि इस शेयर स्ट्रेस को हम कितना बढ़ाएं कि शेयर स्ट्रेस भी उतना बढ़ जाए. यानी अगर सपोज करें कि शेयर स्ट्रेस को मैं 2 यूनिट जो है इसको बढ़ाता हूँ इसकी वैल्यू, तो ये ज़रूरी नहीं है कि शेयर स्ट्रेन भी 2 वैल्यू ही इंक्रीज़ हो. हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि ये बढ़ेगी. हो सकता है यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ को बढ़ा दें और ये 4 वैल्यू बढ़ जाए, या यहाँ पे हम ये 4 वैल्यू बढ़ाएं और यहाँ पे ये 2 वैल्यू बढ़ जाए. तो सिर्फ इंक्रीजमेंट का हम पढ़ते हैं कि इसको इंक्रीज़ करने से ये भी इंक्रीज़ होगा. बाकी जो हमें ये नहीं पता कि इसको हम कितना बढ़ाएंगे तो ये कितना बढ़ेगा. तो इस केस में हम फिर एक वैल्यू यूज़ करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है. उससे फिर हमें पता चलता है कि शेयर स्ट्रेस को हम कितना बढ़ाएंगे शेयर स्ट्रेन बढ़ेगा. वो डिपेंड करती है इस जी पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे. तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो रेशो है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के दरमियान. ये साइन शेयर स्ट्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं सिग्मा और ये शेयर स्ट्रेन है और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो हम कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं. शेयर स्ट्रेस
को जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जब आप किसी मटेरियल पर लोड अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल में एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा होता है, उस फोर्स के अगेंस्ट, आपके अप्लाइड लोड के अगेंस्ट उस मटेरियल में एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा होती है। अगर उसी रेजिस्टिव फोर्स को हम पर यूनिट एरिया में ले लें तो वो फिर स्ट्रेस कहलाती है। तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, और जो शेयर स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी अगर आप किसी मटेरियल पर लोड अप्लाई करते हैं और उस मटेरियल की वजह से मटेरियल में कुछ डिफॉर्मेशन आती है, चाहे वो टेंसाइल फॉर्म में हो, कंप्रेशन में हो या शेयर में हो, तो उस चेंज इन लेंथ को अगर हम ओरिजिनल लेंथ पे डिवाइड करें तो हमें शेयर स्ट्रेन मिलेगा। अगर फिर हम क्या करते हैं कि इस जी की वैल्यू में, या जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन है, तो शेयर स्ट्रेन के बजाय हम यहाँ पे एफ डिवाइड बाई ए लिख लेंगे और शेयर स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अभी ये आप देख ले, इससे ये फार्मूला बन जाएगा। एरिया इसका है ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई टी। अभी इस डायग्राम को देख ले, इस फिगर को। अभी हम जाएंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे जो इक्विपमेंट है हमारा उसमें एक रबर ब्लॉक फिटेड है, हमारा जो स्पेसिमन है, तो उसका एक डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारा जो है ये हमारा रबर ब्लॉक है, ये इसका वेड्थ है और ये इसकी थिकनेस है, ये इसका लेंथ है। थिकनेस इसकी 25 mm है, वेड्थ जो है वो 100 mm है और लेंथ जो है इसकी 300 mm है। सपोज करें कि इस पॉइंट पे मैं इस पे एक लोड लगाता हूँ, एक नॉन लोड जो है इस पॉइंट पे लगाता हूँ, तो क्या होगा जब मैं इस पे लोड लगाऊंगा और इसकी ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, ये वाली जो सरफेस है ये किसी चीज़ के साथ बिल्कुल अटैच है, कपल है। तो अगर मैं इस पे यहाँ से इस पे लोड लगाऊंगा तो क्या होगा कि इसमें एक डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगी। ये जो आप डॉटेड लाइन में देख रहे हैं ये वाली, तो इसका ये जो एंड है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये एंड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन पैदा होगी उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे और यही फार्मूले में फिर आगे हम पुट करेंगे। ये स्मॉल डी से हम इस डिफॉर्मेशन को मेजर करते हैं। तो इसमें ये जो चेंज आ गया, ये स्मॉल डी होगी, ये लेंथ, ये डब्ल्यू, ये टी, ये सारे वैल्यू अपने नोट कर लेंगे और आगे जाके हम इसको फिर फार्मूले में यूज़ करेंगे। तो जो एरिया अगर इसमें मैं लोड लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हमने एरिया लिखा हुआ है एल मल्टीप्लाई टी, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसका थिकनेस। तो ये 3 सरफेस है, इन 3 सरफेस में कौन से सरफेस का एरिया हम फाइंड करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि लोड हम किस सरफेस पे लगा रहे हैं। अगर लोड का पोजीशन हमारी ये है, इस पॉइंट पे हम लोड लगा रहे हैं, तो एरिया जो है वो भी इस सरफेस का हम कैलकुलेट करेंगे और वो है W मल्टीप्लाई एल इस सरफेस का। लेकिन अगर लोड हम इस पोजीशन पे लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो फिर हम जो एरिया है वो इस सरफेस के एरिया जो है वो देखेंगे और वो क्या है, एरिया L मल्टीप्लाई टी। एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ पे ये फोर्स और एरिया की जगह ये वैल्यू पुट करने से हमें एंड में ये फार्मूला मिल जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेट डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल रही है। अच्छा, ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि 2 टेबल बनाएंगे अपने रीडिंग की वैल्यूज़ के लिए। टेबल नंबर 1 जो है वो ये है, उसमें पहले कॉलम में लोड आ जाएगा, दूसरे में लोड इंक्रीजिंग और लोड डिक्रीजिंग और फिर उसकी मीन वैल्यू आ जाएगी। सपोज करें कि ये ब्लॉक है ये, और यहाँ से मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं पहले 10 न्यूटन लोड अप्लाई करता हूँ, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, इसी तरह 5 रीडिंग्स मेरे पास आ जाएंगे। तो इस कॉलम में हम लिख लेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। जब हम 10 न्यूटन लोड अप्लाई करेंगे तो उस 10 लोड की वजह से इस ब्लॉक में, रबर ब्लॉक में कितनी डिफॉर्मेशन आ गई,
वो हम लोड इंक्रीजिंग में लिख लेंगे, लोड इंक्रीजिंग के कॉलम में, वो D1 हो जाएगी। फिर 20 न्यूटन लोड, उसके अगेंस्ट कितनी लोड इंक्रीज हो गई, कितनी डिफॉर्मेशन आ गई, वो पुट कर लेंगे। इसी तरह 30 न्यूटन, 40 एंड 50 न्यूटन। फिर क्या करेंगे कि लोड को डिक्रीज करेंगे, जिस इंक्रीमेंट के साथ हमने लोड इंक्रीज किया था उसी इंक्रीमेंट के साथ हम लोड को डिक्रीज करेंगे। पहले हमने 10, 20, 30, 40, 50 न्यूटन फोर्स लगाई थी, फिर हम क्या करेंगे, एक 10 न्यूटन लोड रिमूव करेंगे तो 40 न्यूटन फोर्स रह जाएगी। 40 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट कितनी डिफॉर्मेशन आ गई, वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। फिर इसी तरह 40, फिर 30, फिर 20 और आखिर में 10। तो ये दो वैल्यू हमें मिलेगी एक ही लोड में। 10 न्यूटन के लोड में इंक्रीज में कितना है, डिक्रीज में कितनी है, 20 न्यूटन लोड में इंक्रीज कितनी है और डिक्रीज कितनी होगी, फिर 30 न्यूटन लोड में इंक्रीजमेंट कितनी आई और डिक्रीजिंग कितनी हुई। तो फिर इन वैल्यू की जो है हम मीन ले लेंगे, हर दो वैल्यू के बीच में हम इसकी मीन वैल्यू ले लेंगे और वही जो है हमारा D होगा और इसी D को जो है हम फार्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे ये D1 और D2 की वैल्यू आपने फार्मूले में पुट नहीं करनी, इन दोनों की मीन वैल्यू लेकर आप उसको फार्मूले में पुट करेंगे। टेबल नंबर 2 भी आप बनाएंगे। टेबल नंबर 2 में क्या होगा कि हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो शेयर स्ट्रेस के लिए होगा, आपने शेयर स्ट्रेस फाइंड करनी होगी। दूसरे कॉलम में शेयर स्ट्रेन आएगी और वो फार्मूले दिए हुए हैं, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं और मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी भी इस फार्मूले से फाइंड करके आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये दो टेबल्स हो गए और साथ में आपने फिर दो ग्राफ्स बनाने होंगे। एक ग्राफ जो है वो फोर्स वर्सेस डिफॉर्मेशन के बीच में होगा। आप देख लें कि इसमें दो कॉलम्स है, लोड इंक्रीज है, लोड डिक्रीज है। तो यहाँ पे जो D है, ये D, तो वो आप लोड इंक्रीजिंग के लिए भी लेंगे और लोड डिक्रीजिंग के लिए भी लेंगे। पहले 10 न्यूटन के फोर्स कितना लोड इंक्रीज हो गया उसका एक कॉलम बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। और लोड डिक्रीजिंग के लिए भी आप इसी ग्राफ को यूज़ करते हुए लोड इंक्रीजिंग की वैल्यू भी पुट कर लेंगे और लोड डिक्रीजिंग की भी। तो इसमें आपके पास लोड इंक्रीज और डिक्रीज का कंबाइन एक ग्राफ बन जाएगा इसमें। और ये जो ग्राफ है ये शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर स्ट्रेन के बीच में बनेगा और इसमें जो लाइन बनेगी इस ग्राफ में उसका स्लोप फाइंड करके आपको G की वैल्यू भी मिल सकती है। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के ग्राफ की स्लोप फाइंड करके आपको G की वैल्यू भी या मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इक्विपमेंट की तरफ और इक्विपमेंट में इसी एक्सपेरिमेंट को इसी प्रोसीजर पे परफॉर्म करेंगे। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अभी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। वो सारी चीज़ें जो थी वो आपने नोट कर ली है। ये अपरेटस है, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ऑफ रबर। ये ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा इसका रबर ब्लॉक है, ये हमारा स्पेसिमन है। और यहाँ से हम लोड अप्लाई करेंगे और ये जो है ये डायल इंडिकेटर है। डायल इंडिकेटर क्या होती है कि जब हम मटेरियल पर लोड अप्लाई करते हैं तो उस लोड की वजह से कितनी डिफॉर्मेशन आएगी वो इस डायल इंडिकेटर से हम मेजर करेंगे। डायल इंडिकेटर जो है वो बहुत माइक्रो लेवल पे जो है डिफॉर्मेशन को मेजर करता है। इसकी वो समझ लें कि इस पर हम रीडिंग किस तरह लेंगे। देखिए ये डायल इंडिकेटर है और ये इसका नीडल है। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये नीडल जो है वो नीचे आएगा और साथ में यहाँ पे हमें वैल्यू शो हो जाएगी कि कितनी डिफॉर्मेशन इसमें आ गई है। इसकी ये देख लें, ये 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। जब ये नीडल एक रिवोल्यूशन पूरा करता है, जब ये 0 से स्टार्ट होता है ये यहाँ से और वापस दोबारा 0 पे आएगा तो एक रिवोल्यूशन इसने पूरी की। इसका ये एक रिवोल्यूशन जो है वो 1 mm के इक्वल है। एक रिवोल्यूशन 1 mm के इक्वल है। और इसके अलावा ये 0 के 1 mm ये एक रिवोल्यूशन के अलावा ये जो 0 से 10 तक डिजिट्स है, 0 से 10 तक वो छोटे छोटे स्मॉल डिजिट्स है। इसका जो एक स्मॉलर डिजिट है, स्मॉलर पॉइंट है, वो 0.01 mm के इक्वल है। सपोज़ अगर मैं इस पर लोड अप्लाई करता हूँ और ये नीडल जो है एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है और 10 डिजिट मज़ीद आगे चला जाता है एक रिवोल्यूशन से ज़्यादा, तो एक रिवोल्यूशन तो हमारा 1 mm हो गया
और बाकी जो 10 डिजिट्स है उसको हम 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 रिवोल्यूशन जो 1 mm था उसके साथ फिर हम इसको ऐड कर लेंगे और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 10 mm तक हम इसकी डिफॉर्मेशन जो है वो मेजर कर सकते हैं इस डायल इंडिकेटर की मदद से। अच्छा, इस डायल में देख ले एक छोटी सी नीडल और भी है जिसमें भी डिजिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब ये बड़ी नीडल जो है एक रिवोल्यूशन पूरी करती है तो ये छोटी नीडल जो है वो 0 से 1 पे आ जाती है। अगर 2 चक्कर पूरे करते हैं तो फिर ये 2 पे आ जाती है, अगर 3 तो फिर 3 पे, इस तरह। तो जो हमारी वैल्यू होगी उसका होल पार्ट जो है वो होल पार्ट वो हम यहाँ से मेजर करेंगे और जो डिसिमल पार्ट है वो हम इस बड़ी वाली सुई से इसकी मदद से हम रीडिंग लेंगे। तो अब हम लोड अप्लाई करते हैं। तो आप देख लें, ये हमारा वेट हैंगर है। वेट हैंगर, इसका अपना जो वज़न है वो 1 न्यूटन है। यहाँ पे हम इसको हैंग करेंगे, ठीक है। वेट हैंगर हैंग करने के बाद हम इस डायल इंडिकेटर को 0 पे ले आएंगे। 0 पे क्या होगा कि अगर हम मज़ीद लोड अप्लाई करेंगे तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। अगर हम 0 पे नहीं करते तो फिर हम इसकी इनिशियल रीडिंग ले लेंगे और फाइनल रीडिंग के साथ इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल रीडिंग मिलेगी जो भी लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो इसको 0 करने का तरीका ये है कि स्क्रू को लूज करें और इस ब्लैक पोर्शन को घुमाएं और इसका जो 0 है ये नीडल के सामने लेकर आए इस तरह। अब ये 0 हो चुका है। अब हम लोड अप्लाई करेंगे। ये 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन लोड में अप्लाई कर रहा हूँ। ये स्लॉटेड वेट है। 10 न्यूटन के अगेंस्ट देखिए, ये 0 था, ये 10, 15, 16 और 17। ये 17 डिजिट इसने क्रॉस किए हैं 0 से 17। तो इस 17 डिजिट्स को हम 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो mm में डिफॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 10 न्यूटन मजीद अप्लाई कर लेंगे। तो टोटल जो लोड है वो हमारा 20 न्यूटन हो गया। 20 न्यूटन के अगेंस्ट जो डिफॉर्मेशन आई है वो है 74 डिजिट्स है। तो 74 को अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.01 के साथ। इसके साथ हम फिर एक वेट मजीद अप्लाई कर लेंगे जो कि 10 न्यूटन होगा। 10 न्यूटन का वेट, तो ये 30 न्यूटन होगी। इसकी ये वैल्यू ले लेंगे और ये आती है 51.5। 51.5 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 न्यूटन में मजीद अप्लाई कर लेता हूँ तो 40 न्यूटन हो गए। 40 न्यूटन के अगेंस्ट जो रीडिंग आई है वो है 70 ये पूरी 70 आती है। 70 को हम 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारी 40 न्यूटन वेट के अगेंस्ट डिफॉर्मेशन हो गई। और ये रहा जो हमारी लास्ट रीडिंग है, 5th रीडिंग, वो है 50 न्यूटन हो गई टोटल। 10 न्यूटन हमने मजीद और अप्लाई कर ली है और ये एक रिवोल्यूशन के ऑलमोस्ट हो गई, नहीं 80, 85, 86, 87, 88 को हम 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये डिफॉर्मेशन आ गई 50 न्यूटन के अगेंस्ट। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 50 न्यूटन वेट है इसको हम 10 न्यूटन इंक्रीज करते गए और साथ में डिफॉर्मेशन हमने नोट की। अब हम डिक्रीज करते जाएंगे और ये डिफॉर्मेशन नोट करते जाएंगे। तो 50 न्यूटन के अगेंस्ट इतनी डिफॉर्मेशन आ गई। अभी मैं 10 न्यूटन फोर्स जो है वो रिमूव कर लेता हूँ तो 40 न्यूटन फोर्स रह गई। तो 40 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट जो डिफॉर्मेशन आई है वो है 70, 71, 72, 73। 73 की 73 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी 10 न्यूटन में मजीद डिक्रीज कर लेता हूँ, 30 न्यूटन रह गई। 30 न्यूटन में इसकी जो वैल्यू आई है वो है 55 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 न्यूटन में मजीद और डिक्रीज कर लेता हूँ, इस पर भी आप रीडिंग ले सकते हैं।
इसकी ये जो वैल्यू है ये 58 को आप 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 न्यूटन में और डिक्रीज कर लेता हूँ। अब इसकी डिफॉर्मेशन चेक कर लें और ये है 20 को आप 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये रहा हमारा 0 पॉइंट। जब हमने सारा लोड रिमूव कर लिया, इसको वापस 0 पे आना चाहिए लेकिन पूरा 0 पे नहीं आया, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे और उसको भी स्टडी कर सकते हैं कि ये लोडिंग और अनलोडिंग में ये डिफरेंस क्यों आया हुआ है। और ये आ गया 2 mm, सॉरी 2 mm नहीं, 2 डिजिट है तो 2 को आप 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये रहा हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।